Good evening to all. I think my voice is clear to all और मैं जो स्क्रीन में शो कर रही हूँ कंटेंट वो भी ठीक से दिख रहा होगा। आज हम लोग यूनिट 5 पेपर 4 कोर्स 5 कोर्स 5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इसका जो यूनिट 1 डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे। कंटेंट इस यूनिट से कंटेंट को कवर किए थे। अब इसी का जो PYQ है उसको आज इस क्लास में हम तो ज़्यादा अभी बचा नहीं है, सिलेबस टाइम बहुत है, तो इसलिए हम थोड़ा धीमे हर चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है। और जल्दबाजी का ज़रूरत नहीं है, एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप एक काम कर सकते हैं कि आपको जिस यूनिट से, जिस पेपर से, जिस यूनिट से प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, क्वेश्चन प्रिपेयर करने में, आंसर प्रिपेयर करने में, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी क्लास में डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो आज भी हम ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं रखने वाले हैं, बस इस यूनिट से इन बिटवीन 2023 जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसको ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन डिसिप्लिन, 2 मार्क्स के लिए ये 2023 में पूछा गया है। अब डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, ये हम लोग लास्ट डे भी डिस्कस किए हैं कि एकेडमिक एस्पेक्ट में अगर बोला जाए, यानी कि एजुकेशन में डिसिप्लिन क्या होता है, एक संगठित अध्ययन क्षेत्र है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड फील्ड ऑफ स्टडी, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे हर इंडिविजुअल का नीड क्या है उसको दिमाग में रखते हुए नॉलेज को आप ट्रांसमिट करेंगे, इसका एक ढांचा, इसका एक फ्रेमवर्क, वही होता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स रहता है, थ्योरीज रहता है, कुछ कुछ मेथड्स भी रहता है, राइट। और इससे क्या होता है, बेसिकली आप नॉलेज को जैसे क्रिएट कर सकते हैं वैसे ही उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको दूसरों को सिखाना, यानी कि टॉट, कैसे आप टीच करेंगे, है ना, कैसे आप टीच करेंगे, ये सारी चीजें आपको एक फ्रेमवर्क के माध्यम से आपको मिलेगा। अब जब टीच करने जाएंगे, जब पढ़ाने जाएंगे बच्चों को, तब आपके पास तो एक नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, पर उस नॉलेज को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, करिकुलम क्या होगा, आपका टेक्निक क्या होगा, मेथड्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें इन डिटेल डिसिप्लिन में रहता है। यानी कि डिसिप्लिन एक ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि टीचिंग स्टाइल, करिकुलम, सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नाल करिकुलम, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आप डिसिप्लिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज, ऐसा नहीं है, एक सब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन तो अब डिफाइन किए हैं,
ये 2023 में पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको डिसिप्लिन का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। ये 2021 में आया था और 19 में भी आया था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसिप्लिन के? इसका तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हम लोग लास्ट डे में भी इसको डिस्कस किए हैं। अगर देखा जाए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ कंसेप्ट है। ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ कंसेप्ट्स, फ्रेमवर्क ऑफ थ्योरीज और फ्रेमवर्क ऑफ मेथड्स आप बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हर एक सब्जेक्ट, कैसे सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट को रखा जाएगा, इस विषय में आपको जानकारी मिलेगा। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं कि ये इसका बेस थ्योरेटिकल है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी तो है इसका बेसिस, बहुत सारे थ्योरीज बनता है हर एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए। उस बेसिस पे सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको जब हम क्लासरूम में एग्जीक्यूट करते हैं तब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो जाता है। तो थ्योरी तो है इसका बेस और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी डिसिप्लिन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो एकेडमिक इंक्वायरी तो रहता ही है और उसके साथ साथ एकेडमिक इंक्वायरी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप किस किस विषय को आप रख सकते हैं, एक किस टॉपिक को, क्या क्या कंटेंट को आप रख सकते हैं। ये तो हो गया एकेडमिक इंक्वायरी। और उसके साथ साथ होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आप बच्चों को कैसे उस चीज के बारे में जानकारी देंगे। तो ये दोनों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है डिसिप्लिन का। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द मर्जर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इनटू द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ये एक डिसिप्लिन है, एक ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज है। अब क्या क्या सब्जेक्ट मर्ज होके एजुकेशन डिसिप्लिन बना है? मर्जर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इनटू द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स जैसे कोर सब्जेक्ट को मार्च करके ये डेवलप होता है कि लर्निंग को कैसे आप समझेंगे, कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें, यानी कि हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ कंटेंट लेके एजुकेशन सब्जेक्ट बनता है। ये जो नेचर है, ये जो एक एस्पेक्ट है इस सब्जेक्ट का, इसी को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोला जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो लर्नर है उसका बिहेवियर, उसका जो सोसाइटी में क्या रोल है, सोशल कंटेक्स्ट, बच्चों के अंदर एथिकल वैल्यूज, रिसोर्स को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मतलब एक हॉलिस्टिक फील्ड, यानी कि बहुत बड़ा एक क्षेत्र को आप एड्रेस कर सकते हैं थियोरेटिकली और बोथ प्रैक्टिकली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि एज ए टीचर अब जब पढ़ाने जाएंगे तब बच्चों का बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा, बच्चे किस सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, उसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चों का नीड वहीं से बनता है, हर बच्चों का डिमांड वहीं से बनता है। एथिकल वैल्यूज बच्चों के अंदर डेवलप हुआ है कि नहीं, इसको भी आप आराम से चेक कर सकते हैं। रिसोर्स को, जितने भी एकेडमिक रिसोर्सेस है विद इन स्कूल प्रीमिसेस, आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे वेरियस जो
एस्पेक्ट है विद इन एजुकेशन सिस्टम, उसको आप देख सकते हैं थ्रू एजुकेशन का जो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इससे, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकली थियोरिटिकली यानी कि जब कोर्स सब्जेक्ट से इस चीज़ को ये सारी मतलब नॉलेज आपको मिलता है वो थियोरिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है, यानी कि लर्नर बिहेवियर ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जब साइकोलॉजी से इस चीज़ को पढ़ेंगे तब वो थियोरिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है। और जब अब उसको प्रैक्टिकली बच्चों के अंदर मतलब बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं, जब अब असेस कर रहे हैं बच्चों को, तब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, राइट। तो ऐसे ही मतलब वेरियस सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन है टू डेवलप द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। ये 2020 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। अभी हम डिस्कस किया है कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का मतलब होता है कि आप वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन से नॉलेज, मेथड, ऐसे थ्योरीज आप इकट्ठा करते हैं ताकि जो मतलब हर क्षेत्र में जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज अराइज होता है उसको बेटर वे से आप समझ पाए। इसीलिए हम एक अप्रोच को यूज करते हैं आज के डेट में, वो है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी एजुकेशन में है, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है एक गोल को पूरा करने के लिए। गोल क्या है कि बच्चों का लर्निंग आउटकम और बिहेवियरल जो चेंजेस है उसको और कैसे आप बेटर कर पाए। इस गोल को पूरा करने के लिए आप वेरियस सब्जेक्ट से नॉलेज को एक जगह कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे बच्चों के अंदर जो एनालाइजिंग पावर है वो इम्प्रूव होगा। बच्चे वेरियस एंगल से सोच पाएंगे, कोलैबोरेशन को आप इनकरेज कर सकते हैं, वेरियस फील्ड को, डिफरेंट फील्ड को कंबाइन करके आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकल सकते हैं, है ना। जो भी प्रॉब्लम अराइज होता है उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स। वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स के अंदर जो इंटर रिलेशनशिप का जो मतलब नेचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया 2020 में 10 मार्क्स के लिए। ये आपका एक लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल करिकुलम में क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट ताकि हो सके, इसीलिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, सेपरेटली इसको पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, बायोलॉजी रहता है, मैथ्स रहता है, लैंग्वेज रहता है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। पर ये सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है। इस चीज को हम जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, तब इस चीज को हमको ऐसे कभी बताया नहीं गया कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं वो ज्योग्राफी के साथ इंटरलिंक्ड है, जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तब वो उसमें साइंस का भी रोल रहता है। हर सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है।
इसको पहले तो टीचर को समझना पड़ेगा, तब वो जो लिंक है हर सब्जेक्ट के बीच उसको वो समझ पाएंगे और बच्चों को भी उस चीज के बारे में बता पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो पाता है। तो बच्चों का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, इसके लिए हर सब्जेक्ट का जो इंटर रिलेशनशिप, इंटरकनेक्टेडनेस, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, हम मेजरमेंट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिकली साइंस सब्जेक्ट का जो नेचर है इसी को प्रैक्टिकली इम्प्लाई करता है। जैसे कि रेशियो, परसेंटेज, ग्राफ्स, ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है। ऐसे लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज स्किल्स जो है, लैंग्वेज में, ये तो साइंस का पार्ट गया, और लैंग्वेज में क्या होता है, साइंस में जो स्किल्स जिसको हम बोलते हैं कि लैंग्वेज स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल, ये भी हर सब्जेक्ट के लिए एसेंशियल है। कैसे? अगर लैंग्वेज में कमांड नहीं रहेगा बच्चों के अंदर, तब वो रीड नहीं कर पाएंगे हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली। रीड करेंगे तो कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, यानी कि समझ नहीं पाएंगे, और उसको समझने के बाद उस चीज के बारे में वो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लैंग्वेज में कमांड रहना जरूरी है। सोशल स्टडीज में क्या रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें रहता है। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें वेल कनेक्टेड है इसके साथ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के साथ। कैसे कि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है जो आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहता है। जैसे कि जो सोशल सिस्टम है, सोशल स्ट्रक्चर है, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इवेंट्स है, या फिर जो हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन सेंसेक्स जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में जैसे हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में भी काम आता है। देन एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर क्या रहता है, यहाँ पे आपको बायोलॉजी भी देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही सिविक्स में भी जो चीज़ पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल में, ये सारी चीज़ें भी आपको एनवायरमेंटल साइंस में देखने को मिलेगा। पॉल्यूशन एकदम जब हम स्टैंडर्ड 5 में रहते हैं तब भी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, अलग से पढ़ाया जाता है, पर वही चीज़ आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा। आप हायर स्टडीज में आएंगे, एजुकेशन सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा आपको। ऐसे ही all subjects are well interlinked, well connected, right? Then art and literature, art and literature दोनों ही क्रिएटिव एस्पेक्ट है। इमोशन आपका क्या है, कैसा है, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट एंड लिटरेचर द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे बच्चों का कल्चरल, हिस्टोरिकल नॉलेज अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स आप इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं through art and literature. Physical education and health education are well connected. यहाँ पे फिजिकल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए कंटेंट रखा जाता है ना? तो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस और बच्चों का कंसंट्रेशन और रिटेंशन, नॉलेज रिटेंशन, इन सारे चीज़ों में
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल नॉलेज और इंटरकनेक्टेडनेस अमॉन्ग द सब्जेक्ट्स, है ना। तो इससे क्या होता है, लर्निंग रिलेवेंट हो जाता है और रियल लाइफ में इसका अप्लाई भी आप कर पाते हैं। और अगर देखा जाए एजुकेशनल एस्पेक्ट से क्रिटिकल थिंकिंग को आप फॉस्टर कर सकते हैं, बच्चों के अंदर क्रिटिकली सोचने का एबिलिटी को आप एनहांस कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम अराइज हो उसको सॉल्व करने का एबिलिटी, या फिर साथ मिलके पढ़ाई करना, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। और टीचर अगर इस चीज़ को, इंटर रिलेशनशिप को एनहांस करेंगे, कैसे करेंगे, वो कर सकते हैं कि वेरियस सब्जेक्ट में जो प्रोजेक्ट्स टीचर खुद अगर डिज़ाइन करेंगे कि कंबाइन करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, लैंग्वेज, सारी चीज़ों को कंबाइन करके जब वो एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, इसके थ्रू वो बच्चों को मीनिंगफुली एंगेज कर पाते हैं इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल होता है, राइट। तो ये है इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन फ्रॉम एजुकेशन। ये 2019 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया, जस्ट द ऑपोजिट क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन क्वेश्चन क्या था, इंटर रिलेशन, नो नॉट दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3, द मर्जर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इनटू डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन, कि वेरियस सब्जेक्ट्स मर्ज करके एजुकेशन डिसिप्लिन बना है। इसका ऑपोजिट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन से क्या क्या डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये आपको पूछा गया है। इमर्जेंस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन फ्रॉम एजुकेशन। अब एजुकेशन एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी है, इससे भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है। वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी तो एक पार्ट था, ठीक है, साइकोलॉजी एक पार्ट था, एक कोर सब्जेक्ट है, पर एजुकेशन से जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। साइकोलॉजी का रोल इसमें रहता है, पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में बेसिकली बच्चों का जो लर्निंग एबिलिटी है, बच्चों का जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, टीचिंग और लर्निंग रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है, उस चीज को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं थ्रू एजुकेशनल साइकोलॉजी। बहुत सारे थ्योरीज इवॉल्व हुआ है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, लर्निंग थ्योरीज हम लोग पढ़े हैं, आगे जाके भी और पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंटल थ्योरीज, पियाजे का थ्योरी या फिर कॉल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज हमको एजुकेशन सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। पर वो कोर जो साइकोलॉजी है वहां पे इसका उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। पर एजुकेशनल साइकोलॉजी ये जो पार्ट है, इसमें मतलब एजुकेशन से इवॉल्व होके साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच बनता है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, देन एजुकेशन से और एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन क्रिएट होता है, वो है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब क्या है, पेडागोजी का मतलब है कि आप कैसे पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है, आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। क्या डेली आप स्कूल में जाके एक ही तरीके से पढ़ाएंगे? क्या वो चीज बच्चों को अच्छा लगेगा? क्या वो बच्चे आपको एक्सेप्ट करेंगे ऐसे पढ़ाने से? नहीं। तो क्या तरीका हो सकता है, प्रोबेबल स्ट्रेटेजीज
It talks about probable strategies और probable teaching techniques. तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स, स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू टीचिंग यहाँ पे रहता है. ये सब्जेक्ट भी एजुकेशन से इवॉल्व होता है. देन करिकुलम स्टडीज. करिकुलम स्टडीज में क्या होता है? करिकुलम का मतलब है कि आप स्कूल में विद इन फॉर्मल सेटअप अब कैसे बच्चों को नॉलेज को ट्रांसमिट करेंगे, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, किस डिजाइन को आप फॉलो करेंगे, कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे बच्चों को आप एसेस करेंगे, इवॉल्व करेंगे एज पर योर करिकुलम गोल. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बोर्ड हमारे देश के अंदर ही है. स्टेट बोर्ड रहता है, सीबीएसई का है, आईसीएसई का है, ऐसे. तो ये सारे क्या है? ये सारे करिकुलम बनाते हैं, करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर बच्चों को नॉलेज इस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है. तो ये जो करिकुलम स्टडीज है ये भी एजुकेशन से ही इवॉल्व हुआ है. राइट. देन एजुकेशनल सोशियोलॉजी. अब सोशियोलॉजी तो हम पढ़े हैं, ये कोर सब्जेक्ट है, इसमें हम मास्टर्स भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं. पर ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहाँ से आया है? सोशियोलॉजी का ही कुछ कुछ पार्ट हम जब एजुकेशन में यूज करते हैं तब उसको हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी बोलते हैं. बेसिकली सोसाइटी के अंदर जो क्लास स्ट्रक्चर है, कल्चर बहुत सारे है, कम्युनिटी है, ये सारी चीज़ों का लर्निंग में क्या इम्पैक्ट है, लर्निंग को कैसे ये इफेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेशनल सोशियोलॉजी में आपको नॉलेज मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. अब हर फैमिली में जो सबसे एजेड होते हैं वो पूरे फैमिली को मॉनिटर करते हैं. कितना अर्निंग होता है, उस बेसिस पे कितना खर्चा होगा, ये सारे चीज़ें क्या किस तरीके से बिहेवियर को वो एक्सेप्ट करेंगे विद इन ए पर्टिकुलर फैमिली, और कैसे वो उस चीज़ को वो नेक्स्ट जनरेशन को वो सिखाएंगे. ये सारी चीज़ें जो सबसे एजेड है या फिर जो ऑनर्ड इंडिविजुअल है, पर्सनालिटी है, वो तय करते हैं. लाइक दिस विद इन फॉर्मल एजुकेशन सेटअप ऐसे ही चलता है. कैसे हर चीज़ को मैनेज किया जाएगा, हर एजुकेशनल जो रिसोर्सेस है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे फीस को हम फीस स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, टीचर्स का क्या सैलरी होगा, हर क्लास में उसका ड्यूरेशन क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या प्रिस्क्राइब्ड है, कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा, बच्चों का लर्निंग एबिलिटी को चेक करना, बच्चों का बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है कि नहीं उसको चेक करना. ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहता है. ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. ठीक है. देन और एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है, वो है स्पेशल एजुकेशन. स्पेशल एजुकेशन यानी कि जब हम एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब हमको ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको स्पेशल कुछ नीड है, हो सकता है कुछ एबिलिटी इनमें है, तो उस बेसिस पे उनका जो नीड है वो स्पेशल बन जाता है. तो ऐसे ही उनके लिए कुछ अलग स्कूल आपको देखने को मिलेगा, अलग तरीके से उनको पढ़ाया जाता है. तो ऐसे स्पेशल स्कूल का कंसेप्ट आपको किसी भी कोर सब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा. आपको बस एजुकेशन का ही सब सेक्शन, सब सेट जैसे आपको देखने को मिलेगा. तो ये प्योरली एजुकेशन से इवॉल्व होता है. देन आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये एक कंबाइंड डिसिप्लिन है जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो जब हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तब हमको
एक नया डिसिप्लिन मिलता है, वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कैसे नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके टीचिंग आप कर सकते हैं, या फिर जो मॉडर्न लर्निंग एनवायरनमेंट का नीड है उसको आप कैसे मतलब पूरा कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस सब्जेक्ट से मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स एजुकेशन सब्जेक्ट से इवॉल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट एन एशे ऑन इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमोंगस्ट वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है, 2019 में 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेरियस स्कूल सब्जेक्ट के अंदर क्या इंटर रिलेशन है, क्या इंटरडिपेंडेंस है, इसके ऊपर अब आपको एक एसे लिखने के लिए बोला गया है। देखिए, एसे तो आप जनरली देखे हैं कि पैराग्राफ में होता है, तो आप बिल्कुल पैराग्राफ में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बस एक शॉर्ट क्रिस्पी डिस्कशन के लिए इसको ऐसे पॉइंट वाइज में यहाँ पे मेंशन की हूँ। आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, और एक बार मैं बता देती हूँ कि वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स जैसे साइंस सब्जेक्ट्स है, आर्ट सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंस। फर्स्ट, मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स का काम है मेजरमेंट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी चीजें आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है जिसको आप विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे दोनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, देन साइंस एंड ज्योग्राफी। साइंस एंड ज्योग्राफी कैसे इंटरलिंक्ड है कि आपको मतलब साइंस बहुत मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट है, जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, इकोसिस्टम, ये सारी चीजें दोनों का ही पार्ट है, साइंस का भी पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है। ज्योग्राफी क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देन हिस्ट्री एंड साइंस और मैथमेटिक्स। अब हिस्ट्री के साथ साइंस और मैथमेटिक्स का क्या लिंक है? हिस्ट्री मतलब साइंटिफिक और मैथमेटिकल जो डिस्कवरीज है ओवर टाइम, उसके बारे में जानकारी आपको हिस्ट्री के थ्रू ही मिलेगा कि कब कैसे किस चीज का इवॉल्व हुआ है, कब किसने किस चीज को डिस्कवर किया है, ये हिस्ट्री के थ्रू ही आपको जानने को मिलेगा। देन और क्या है कि बच्चों को हर सब्जेक्ट को समझने के लिए मतलब हर सब्जेक्ट को समझने के लिए हिस्ट्री का ज़रूरत है। विदाउट हिस्ट्री आप किसी भी सब्जेक्ट का तो हिस्ट्री नहीं जान सकते हैं ना, कि पिछले इससे पहले क्या हुआ था, ये तो जानना हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री सब सब्जेक्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट है। देन लिटरेचर एंड लैंग्वेज स्किल्स। ये लिटरेचर लैंग्वेज स्किल अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बच्चे हर सब्जेक्ट में चीज़ों को समझ पाएंगे और उसको वो प्रॉपरली जब टाइम आएगा उसको यूज भी कर पाएंगे, है ना। देन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल लोकेशन जानना है आपको, समझना है, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करना है, किसी भी सिविलाइजेशन का कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे उसका फॉल हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जानना है। यानी कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को जानने के लिए आपको हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर पुराने ज़माने का चीज़ें, एंसेंट टाइम का चीज़ें आपको जानना है तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों सब्जेक्ट मतलब एक साथ चलता है। कभी ज्योग्राफी इम्पैक्ट करता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, तो कभी हिस्ट्री से हमको ज्योग्राफी के बारे में जानकारी मिलता है। देन फिजिकल एजुकेशन एंड एकेडमिक्स।
फिजिकल एजुकेशन हमेशा हमारा फिजिकल जो वेलबींग है उसको प्रमोट करने का बात करता है ना। तो इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर फिजिकल कंडीशन रहेगा एक बच्चे का तो उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, वो अच्छे से फोकस कर पाएंगे, उसका मेमोरी स्ट्रांग होगा। तो इससे क्या होगा, उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। देन क्या है कि हेल्थ एजुकेशन जो हमारा मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा लर्निंग को बेनिफिट ऑब्वियसली मिलता है। देन ओवरऑल इंटरडिपेंडेंस कि वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर जब ओवरऑल इंटरडिपेंडेंस रहता है तब क्या होता है, हर एक बच्चा वो मतलब समझ पाते हैं कि वो हर सब्जेक्ट के अंदर क्या इंटर कनेक्शन है उसको वो एक्सप्लोर कर पाते हैं। और इससे क्या होता है, हर सब्जेक्ट के अंदर जो मतलब सब्जेक्ट का कंटेंट जो है उसको ग्रास्प कर पाते हैं प्रॉपरली। तो ये है मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हिंदी में भी दे दी हूँ। और ज़्यादा क्वेश्चन में रेगुलरली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इतना ही क्वेश्चंस था। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर कुछ क्वेरी रहे किसी भी पेपर से तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं उस पॉइंट को उठा के मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे लिखना है, या फिर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी टॉपिक को, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे पूछो, मैं उसको डिस्कशन में रखूँगी। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। देखते हैं अगर एक यूनिट हो जाए तो उसके साथ साथ PYQ भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को ऐसे ही शॉर्ट रखते हैं, और ताकि आप लोग भी मतलब बोर ना हो जाए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटेशन में एक ही चीज़ बार बार पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट, बाय।